रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 32। शूटर बोला, सिर अश्विनी वही थी, वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई है, लेकिन वो बुरी कमजोर थी, रास्ते में ही दम तोड़ देगी। वो शख्स गुस्से से बोला, मैं नहीं चाहता वो बुरी एक भी शब्द उसे बताए। पता नहीं कौन उसे उठाकर यहाँ भीख मंगवाने ले आया था। न्यूयॉर्क सीक्रेट रूम हिडन लोकेशन। आहान और ऋषभ कॉरिडोर के छुपे हुए रास्ते पर चल रहे थे, जैसे कोई उन्हें देख न ले। आहान का चेहरा सीरियस था, उसकी आंखों में एक गहरा फोकस था। ऋषभ ने ध्यान से देखा और बोला, बॉस कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है ये सब कुछ आसानी से हो रहा है, कोई ना कोई प्लान होगा। आहान ने एक ग्लांस ऋषभ को दिया और फिर अपने रास्ते पर फोकस किया। सब कुछ उसी तरह होगा जैसे हम चाहें, बस अपनी पोजीशन सिक्योर रखो। जैसे ही दोनों हिडन लोकेशन के करीब पहुंचे, एक बीप सुनाई दी। आहान ने अपनी आंखों से सिग्नल दिया कि वो रुक जाए। ऋषभ को समझ आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, साइलेंस में घिरे हुए। आहान ने अपने हाथ से दरवाजे को धीरे से खोला और एक डार्क रूम की तस्वीर उनके सामने थी, जहां कुछ शैडोज हिल रहे थे। ऋषभ ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से टेंशन शो की, पर आहान का एक्सप्रेशन अभी भी बिल्कुल न्यूट्रल था। सडनली एक लाउड नॉइज सुनाई देती है। आहान ने अपनी गन निकाली और सिग्नल दिया। रेडी, आहान ने लो वॉइस में कहा। रूम में एक ब्राइट लाइट जलती है और एक फिगर सामने आता है। ये रणविजय का एजेंट था और उसके हाथ में एक डिवाइस था। आहान और ऋषभ अपने पोजीशंस को रेडी करते हैं, गुस्से में भरते हुए। तो ये था तुम्हारा प्लान? आहान ने सर्द आवाज में कहा, तुम समझते हो कि तुम मुझसे बेकार से खेल रहे हो? एजेंट ने जोरदार हंसी के साथ जवाब दिया, तुम समझ नहीं रहे आहान, तुम्हारे मूव्स का मैं पता लगा चुका हूं। तभी एक और बीप सुनाई देती है और रूम के हर कोने में लाइट्स ब्लिंक करती हैं। आहान का चेहरा अभी भी इमोशनलेस था, लेकिन ऋषभ को लगा जैसे किसी ने उससे धोखा दे दिया हो। ऋषभ ने अपनी गन की बैरल को थोड़ा टाइट किया। बॉस, ये ट्रैप है ना? आहान ने अपने हाथ से सिग्नल दिया, ट्रैप या नहीं, हम हर सिचुएशन में जीतेंगे। अचानक रूम के छुपे हुए कोने से एक और एजेंट आता है और आहान और ऋषभ पर घंटी की आवाज करता है। रणविजय ने तुम दोनों को ट्रैप किया है। ये सुनते ही आहान और ऋषभ अपनी फाइनल पोजीशंस लेते हैं। एक और एजेंट उनसे टकराता है और चाहता है उन्हें कैप्चर करने की। ऋषभ का पेशेंस अब पूरी तरह से टूट चुका था। बॉस, ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रहा है, ऋषभ ने बोला। आहान ने अपने फेस को थोड़ा क्लोज किया, अगर ये ज्यादा डेंजरस होता तो तुम यहां नहीं होते। ये सब एक पार्ट है। उन्होंने अपनी गन्स निकाली और एक अंदर की दरवाजे से भागकर आए एजेंट को टैकल किया। आहान ने अपनी गन से एजेंट को सिग्नल दिया और कहा, यह तुम्हारा फाइनल वार्निंग है। तुम समझ नहीं रहे हो रणविजय? रणविजय का ऑफिस सेम टाइम। रणविजय अपने लग्जरी ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइले थी, जैसे उसने अपनी जीत का प्लान पहले से ही बना लिया हो। टेबल के सामने एक स्क्रीन थी, जिसमें आहान और ऋषभ की मूवमेंट्स दिखाई जा रही थी। स्क्रीन पर उनके हर एक एक्शन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था। रणविजय ने अपनी विस्की की ग्लास उठाए और उसे सिप किया। आहान, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो? तुमसे हर स्टेप पे आगे हूं मैं। असिस्टेंट ने अपने हाथ थोड़ा कांपते हुए कहा, सिर, अगर आहान को हमने ट्रैप में फंसा दिया, तो वो कभी भी एस्केप कर सकता है। वो बहुत स्मार्ट है। रणविजय ने अपने असिस्टेंट को घूर कर देखा, मैं जो कह रहा हूं, तुम्हें वही करना है। अगर आहान को लगता है कि ये ट्रैप है, तो वो कभी अपने अगले मूव को समझ नहीं पाएगा। स्क्रीन पर आहान का चेहरा बिल्कुल फोकस था, जैसे वो किसी राक्षस के सामने खड़ा हो। रणविजय की आंखों में एक फियरी पैशन थी। आज तुम्हें समझ आएगा आहान की तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। आहान की मूव डिकोडिंग द ट्रैप। आहान ने अपनी टीम को सिग्नल दिया, ऋषभ, कोई और रास्ता अपनाओ। मैं जानता हूं ये ट्रैप सिर्फ एक छोटी सी चीज है, जो रणविजय ने सेट किया है। ऋषभ ने कुछ समझने की कोशिश की, बॉस, लेकिन ये सब इतना आसान क्यों लग रहा है? आहान सर्द आवाज में बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये ट्रैप फेल होगा। अगर रणविजय समझ रहा है कि मैं उसे गलत समझ रहा हूं, तो मैं उसे एक कदम आगे हूं। जब आहान ने फाइनल सिग्नल दिया, उन्होंने ट्रैप को बाईपास कर दिया। ऋषभ और आहान ने अपनी लास्ट मूव एक्सिक्यूट की और एजेंट को कंट्रोल में ले लिया। रणविजय, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुमने किससे खेलना शुरू किया है, आहान ने अपने ओपोनेंट्स को देखकर कहा। तुम्हारे हर मूव का जवाब मैं दे चुका हूं।
वही दूसरी तरफ रणविजय को रियलाइजेशन होता है कि अहान उससे हर एक स्टेप पे आगे था और इस बार उसका ट्रैप फेल हो गया। ये सब तुमने कर दिया अहान, रणविजय ने अपनी आंखों में एक शैतानी स्माइल डाली। पर अब वक्त आ गया है तुम्हें ये समझने का कि तुम मेरे रूल्स पे खेल रहे हो। तुम सिर्फ मेरे गेम का एक हिस्सा हो। ऋषभ की आंखों में एक स्पार्क थी और वो अपनी अगली मूव के लिए रेडी था। बॉस को ये गेम जीतने में टाइम नहीं लगेगा। रणविजय का ग्लास उसके हाथ में ठीक से पकड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक हवस थी, जैसे कोई जंग जीत चुका हो। उसने अपनी विस्की की एक और सिप ली, जैसे अपने जीत का सेलिब्रेशन कर रहा हो। अब अहान को पता चलेगा कि बाप बाप होता है, और वो जिसके साथ खेल रहा है वो आज उसका बाप नहीं रणविजय सिंह राठौड़ है। रणविजय ने अपने असिस्टेंट से कहा। असिस्टेंट ने फिर से फोन उठाया और अपने एजेंट्स को फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिए। रणविजय का चेहरा थोड़ा और सीरियस हो गया। अगर अहान ने ट्रैप में फंसने की कोशिश की तो उसका गेम खत्म हो जाएगा। रणविजय के हिडन ट्रैप को पार करने के बाद भी अहान और ऋषभ के सामने एक और रिडल थी। एक और अलार्म बज उठी, लाइट्स ब्लिंक करने लगी और फ्लो के नीचे से एक और ट्रैप एक्टिवेट हो गया। ऋषभ घबराकर, बॉस अब क्या? हर जगह सिर्फ ट्रैप्स ही ट्रैप्स हैं। अहान कूल टोन में, ट्रैप्स वही लगाता है जो खुद इनसिक्योर हो। फोकस रखो, ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है। एक छुपे हुए स्पीकर से रणविजय की आवाज गूंज उठी। रणविजय बोला, अहान, मुझे लगा था तुम कुछ स्पेशल हो, लेकिन लगता है तुम भी बस एक आम खिलाड़ी हो जो सोचता है कि ये सब सॉल्व कर लेगा। अहान ठंडी आवाज में बोला, रणविजय, तुम्हारी ट्रैप्स कैसे हैं ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे खेल में तुमसे जीतना मेरा काम है। बोलते हुए उसने उस एजेंट पर गन पॉइंट की जो डर कर कोने में खड़ा था। बताओ यहां से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? एजेंट की आंखें अहान के जूते पर थी। ऋषभ अहान समझ गए रास्ता नीचे की तरफ ही था, उन्होंने उसे शूट कर दिया। रणविजय के होठों पर ईविल स्मिक थी। अहान और ऋषभ उस सीक्रेट एग्जिट से निकलते हैं। ऋषभ बोला, बॉस अब अगला स्टेप क्या? अहान ने कहा, अगला स्टेप वही होगा जो रणविजय एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। उसकी चेसबोर्ड पर मैं अब अपने पीस रखूंगा। कुछ देर बाद रूम का ऑरा भयंकर वाइब दे रहा था, क्योंकि रणविजय और अहान एक दूसरे के सामने खड़े होकर घूर रहे थे। अहान का चेहरा गुस्से से भर गया था, जबकि रणविजय के चेहरे पर एक ईविल स्मिक था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। मैं जानता था तो ये कर लेगा, मुझ तक पहुंच जाएगा। ये सुन अहान बोला, कभी कभी लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो। रणविजय स्मिक कर बोला, और कभी कभी लगता है कि तू मुझे ओवर एस्टिमेट करता है। अहान, ये सिर्फ एक वार्निंग है, मुझसे टकराने का अंजाम तू जानता है। अहान ने सर्द नजर से उसे देख बोला, वार्निंग मुझे देना छोड़ दो, क्योंकि जब तक खेल खत्म होगा चेकमेट मेरा होगा। हम मगर क्या फायदा, तुम उस तक नहीं पहुंच पाए जिसके लिए तुम उस ट्रैप में फंसे थे। रणविजय विस्की का एक सिप पीते हुए बोला। अहान ईविल स्मिक के साथ कोल्ड वॉयस में बोला, डू यू थिंक आई एम फूली? ये सुन रणविजय उसकी तरफ देखने लगा। अहान आगे बोला, ट्रैप को पहचान तो मैं उसी वक्त गया था जब मेरे स्पाई ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि तुम किसी खुफिया जगह से काम कर रहे हो। उस वेटर के कैमरा की फुटेज में तुमने हमारे हर मूव को देख लिया था, तो फिर तुम अलर्ट कैसे नहीं होते? रणविजय का चेहरा संकुच गया, लेकिन उसने अपना फेस आर्ट बनाए रखा। रणविजय मॉकिंग टोन में बोला, अहान, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे बीट कर दिया? ये सब बस एक ड्रामा था? अहान के चेहरे पर शैतानी चमक थी। अहान वो स्मिक करते हुए बोला, मगर तुमने अलर्ट होने के बाद भी एक गलती की। रणविजय, इंफॉर्मेशन लीक कैसे रोकेंगे ये नहीं सोचा। तुम जिसे सालों से छुपा रहे थे उसे कहीं और शिफ्ट किया था ना, लेकिन वो अब मेरे पास है। ये सुन रणविजय के हाथ की पकड़ ग्लास पर कस गई थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसके एक्सप्रेशंस अचानक शांत हो गए। उसने अपनी विस्की का ग्लास एक साइड रखा और अहान की आंखों में देखते हुए बोला, तुम समझते हो कि ये सब करके तुम जीत गए हो? तुम मेरे जितने बड़े गेम को समझने के लिए अभी छोटे हो। अहान। ऋषभ हैरानी से अपने बॉस की देख रहा था। वाह बॉस, क्या कमाल के हैं आप। मुझे लगा हम ट्रैप के फंस गए, मगर दुश्मन की मैनिपुलेट करके गेम जीत रहे हैं। उसे हराना भी आपको काफी अच्छे से आता है, ऋषभ मन में बोला। अहान ठंडी आवाज में बोला, गेम जीतने के लिए हर एक मूव सोची जाती है, और मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूं। रणविजय ने एक बटन प्रेस किया और एक अलार्म एक्टिवेट हो गया। रूम के कोने से कुछ हेवीली आर्म्ड गार्ड्स निकल आए। रणविजय स्मिकिंग करते हुए, अगर तुम सोचते हो कि ये मेरा एंड गेम है
तो गलत सोच रहे हो। आहान ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस एक पल के लिए भी नहीं हिला। आहान शांत टोन में, गार्ड्स बुलाकर समझते हो तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हारे पास समय कम है रणविजय। जो मैं लेकर गया हूं वो तुम्हारे सालों के एफर्ट का दैंड है। तभी एक सडन एक्सप्लोशन होता है। आहान की बैकअप टीम ने बिल्डिंग के एक सेक्शन को डिसर्प्ट कर दिया था। रणविजय के गार्ड्स का बैलेंस हिल गया। आहान गन पॉइंट कर, गेम खत्म होने वाला है रणविजय, लेकिन ये तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा। रणविजय ने गुस्से में अपनी चेयर को मारा, अगर मैं हार गया तो तुम्हें भी ले डूबूंगा आहान। रूम में काओस मच गया। गार्ड्स और आहान की टीम के बीच क्रॉसफायर शुरू हो गया। आहान ने रणविजय पर गन एम करते हुए कहा। आहान स्मिर्किंग करते हुए बोला, हर एक राजा को किसी दिन गिरना पड़ता है, और तुम्हारे समय आ चुका है। तभी एक और गार्ड ने रणविजय के पीछे से एक सीक्रेट पैसाज ओपन किया। रणविजय वहां से भागने की कोशिश करता है। आहान ने कहा, तुम जितनी देर भागोगे उतनी बड़ी तुम्हारी हार होगी। ऋषभ रेडियो पर आहान से बोलता है, बॉस, सिस्टम डाउन हो चुका है, और हमारे पास सब कुछ है जो चाहिए था। टाइम निकलने का है। आहान एक लास्ट ग्लेयर रणविजय को देता है, फिर कामली बोलता है, तुम्हारा चैप्टर एंड में एंड करूंगा रणविजय, मगर अभी नहीं। रणविजय वहां से भाग गया था। इंडिया में अश्विनी ने उस बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ा हुआ था, उसके शरीर से खून बह रहा था। अश्विनी पैनिक हो रही थी। उसने धीरे से अश्विनी से कहा, वो डेयरी, स्मारिधी रोड हाउस नंबर 31 में है। मैं कौन हूँ वो तुम्हें वहां सब पता चल। आगे बोलने से पहले ही उस औरत का हाथ गिर गया। उसकी आंखों की पुतलियां बंद नहीं हुई थी। जाने से पहले उस औरत ने उसे सस्पेंस बताया था। मैम, शी इज डेड, उसके गार्ड ने कहा। अश्विनी ठंडी सांस लेते हुए, ना जाने क्यों उस औरत से उसे एक जानी पहचानी वाइब आ रही थी। वो बूढ़ी 50 साल की थी। ये मेरी माँ की उम्र की है, अश्विनी ने खुद से कहा। अब हमें क्या करना चाहिए मैम? गार्ड बोला। अश्विनी बोली, हमें उस एड्रेस पे जाना होगा। गार्ड बोला, बॉस की परमिशन के बिना हम वहां आपको नहीं जाने देंगे। अश्विनी गुस्से से बोली, मगर मुझे जाना है। तभी उसने अपना पेट पकड़ लिया। आरे यू ओके मैम? एक गार्ड ने घबरा कर कहा। अश्विनी ने कार के वॉमिटिंग कर दी। शायद लाश की वजह से मन जो उल्टी आ गई, ड्राइवर ने कहा। अश्विनी बोली, आई एम ओके, मगर वो बेहोश हो गई थी। आई थिंक वी शुड गो हॉस्पिटल। ये सब इसकी वजह से होता तो हम भी बेहोश होते। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल आ गए थे। उन्होंने घर के फैमिली मेंबर आरव को इन्फॉर्म कर दिया। डॉक्टर अंदर उनका चेकअप कर रहे थे। आरव चिंता से कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। तभी डॉक्टर वहां आया। आरव ने घबराकर कहा, डॉक्टर वो कैसी है? डॉक्टर बोला, शी इज फाइन। आरव गहरी सांस लेता है। तभी डॉक्टर उससे हैंडशेक करने लगता है। आरव उसे घूरकर देखता है। ओह हेलो डॉक्टर, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशन, आप बाप बनने वाले हैं। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, आरव की आंखें बाहर आने को हो गई थी। दूसरी तरफ देव और सूर्या स्कूल के पिछले बगीचे में खड़े थे। वो टान्या, नैन्सी के साथ साथ खेल रहे थे। तभी उनके सामने बुली बॉय गोली अपनी गैंग संटी, बंटी और टान्या के साथ आ गया। गोली ने गुस्से भरी आंखों से सूर्या और देव को देखा। ये फुटबॉल हमें दे दो पिड़ियों। देव हंसकर बोला, तुम्हें फुटबॉल चाहिए गोली? तुम्हारे पेट में ऑलरेडी एक फुटबॉल है। जैसे ही उसने ये कहा, नैन्सी और नैना हंसने लगी। गोली गुस्से से बोला, क्या पीढ़ी ज्यादा बोला तो तुझे ही फुटबॉल बनाकर बहुत मारूंगा। सूर्या ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की और कोल्ड टोन में कहा, हमें तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। प्ले रूम में इतनी फुटबॉल्स हैं, तुम खेल सकते हो। गोली का गुस्सा और बढ़ गया। देखना, तुझे पीछे ले जाकर समझाऊंगा, गोली ने दहाड़ते हुए कहा। संटी और बंटी हंस रहे थे, लेकिन टान्या गुस्से से नैन्सी को घूर रही थी। देव ने अपने हाथ को सूर्या के कंधे पर रखा, भैया छोड़ो इन्हें। तुम्हारे साथ बात करना इनके लिए बेकार है। सूर्या ने थोड़ा और ठंडा होकर, अगर तुम चाहते हो तो ट्राई करो, कहा, और फिर अपनी आंखें गोली से हटाकर जमीन पे घुमा दी। गोली ने एक कदम और आगे बढ़कर बोला, तुम दोनों को अभी देखना है कौन किसकी बंद बजाता है। देव उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बैंड बजाने का शौक है गोली? अच्छा है, मेरे पास एक हारमोनियम भी है। उसकी बात सुनकर सब फिर से हंसने लगे, लेकिन इस बार सैंटी और बंटी की हंसी भी कंट्रोल में नहीं रही। गोली और गुस्से से लाल हो गया।
उसने अपनी मुट्ठी बंद की और दहाड़ कर बोला, देव तू बस बोलता ही रह जा। अब तुझे पता चलेगा कि गोली का थप्पड़ कैसा होता है। तभी सूर्य आगे बढ़ा और एकदम ठंडी आवाज में बोला, गोली तुम अपने साइज के किसी से लड़ो। मेरा भाई तुमसे छोटा है लेकिन तुमसे स्मार्ट भी। और अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारे सारे गुस्से का जवाब मैं दूंगा। गोली रुक गया, थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन अपने ईगो के चक्कर में बोला, सूर्य तू समझता क्या है अपने आप को? मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। देव ने बीच में टपक कर बोला, अरे बस यार, अब फाइट की जगह एक काम करो, तुम अपनी गैंग लो और डांस करके दिखाओ। वैसे भी तुम्हारे एक्सप्रेशन सिर्फ कॉमेडी के लिए फिट हैं। नैन्सी और नैना फिर से जोर से हंस पड़ी। तान्या का गुस्सा अब नैन्सी पर शिफ्ट हो गया। उसने घूर कर बोला, नैन्सी तू हमेशा हंसने का मौका क्यों ढूंढती है? नैन्सी ने एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोला, क्योंकि तुम्हारे बॉस और तुम्हारी टीम हमेशा जोक बनाते हो। नैना भी बोल पड़ी, हाँ सीरियसली तान्या, कभी तो कूल बनो। तान्या गुस्से से अपनी मुट्ठियां आपस में कस लेती है। गोली का पेशेंस खत्म हो चुका था। उसने सूर्य की तरफ एक कदम और बढ़ाकर बोला, बस बहुत हो गया, अभी और इसी वक्त देखता हूं तुम दोनों क्या कर सकते हो। सूर्य ठंडी लेकिन एकदम अधिकारपूर्ण आवाज में बोला, ठीक है गोली, तुम्हें लड़ना है तो बगीचे के कोने में चलो, वहीं डिसाइड करेंगे कि कौन क्या कर सकता है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सैंटी और बंटी का हंसना बंद हो गया। गोली थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन अपनी गैंग के सामने पीछे हटना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। चलो, उसने कड़क बोलते हुए कहा। देव ने सूर्य की तरफ देखा और धीरे से बोला, भैया सच में जाना है? सूर्य मुस्कुरा कर बोला, नहीं, बस इनसे ज्यादा ड्रामा नहीं बर्दाश्त होता, देखते हैं इनसे कैसे डील करते हैं। अब सब बगीचे के कोने की तरफ बढ़ने लगे, जहां देव और सूर्य के प्लान ने सबका दिन बना देना था। बगीचे के कोने पर पहुंचते ही सूर्य और देव एक पेड़ के पास रुक गए। गोली अपनी गैंग के साथ उनके बिल्कुल सामने खड़ा था, उसका गुस्सा अब भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सैंटी और बंटी उसके दोनों तरफ खड़े, अपने बॉस का सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी। सूर्य ने अपने हाथ से पेड़ के एक पत्ते को तोड़ते हुए शांत आवाज में बोला, तो शुरू करें। देखना चाहता हो ना कि कौन क्या कर सकता है? देव ने थोड़ा सा ड्रामाटाइज करते हुए बोला, अरे भैया उन्हें खेलने दो, ऐसे सीरियस क्यों हो रहे हो? गोली तो अपने नाम से ही राउंड राउंड गोल घूमकर गिर जाएगा। नैन्सी और नैना ने फिर से अपने हाथ से मुंह छुपाकर हंसना शुरू कर दिया। गोली का पेशेंस अब फूट चुका था। सैंटी, बंटी, पकड़ो इन दोनों को, पहले देव को सबक सिखाते हैं। सैंटी और बंटी ने हाँ में सिर हिला दिया और देव की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन देव ने पहले ही उन्हें देखकर जमीन पर एक पत्थर उठा लिया था। उसने पत्थर ऊपर उठाते हुए स्मिर्किंग करते हुए कहा, अगर तुम्हारे बॉस के जैसे तुम्हारे दिमाग भी गोल गोल घूमते हैं, तो मुझे पता है तुम्हें कैसे रोका जा सकता है। सैंटी रुक गया और थोड़ा सा पीछे हटा। अरे, पत्थर क्यों उठा रहा है यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे, उसने जल्दी से कहा। बंटी भी कंफ्यूजन में था और पीछे मुड़कर गोली की तरफ देखने लगा। गोली गुस्से में दहाड़ कर बोला, सैंटी, बंटी, तुम दोनों धोखेबाज हो, तुम्हारे लायक हूं मैं? सैंटी ने शर्मा कर बोला, बॉस, ये देव थोड़ा तेज लगता है, मुझे लगता है हम बाद में खेल लें। गोली ने उन्हें आंखों से सिग्नल दिया कि चुप रहो, और खुद आगे बढ़ने लगा। सूर्य, तू इतना एटीट्यूड क्यों मार रहा है? देखता हूं तुझे अब। सूर्य अब भी अपनी जगह से हिलता नहीं था। उसने थोड़ा और कॉन्फिडेंट टोन में बोला, गोली, अगर तुम्हें कुछ करना है तो एक रूल है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तुम जो करोगे उसका जवाब तुम्हें अभी मिलेगा। जैसे ही गोली सूर्य की तरफ भागा, सूर्य ने अपने पैर से जमीन पर रखा एक पत्थर उठाकर उसके रास्ते में डाल दिया। गोली का ध्यान सिर्फ सूर्य पर था और वो सीधे पत्थर से टकराकर गिर गया। देव ने उन्हें गिरते देखा और जोर से बोला, लो भाई, बॉस की एंट्री तो सॉलिड थी, लेकिन एग्जिट और भी सॉलिड हो गई। सबके हंसी के आवाजों से पूरा बगीचा गूंज उठा। नैन्सी और नैना लिटरली जमीन पर बैठकर हंसी नहीं रोक पा रही थी। सैंटी और बंटी, जो पहले से नर्वस थे, अब गोली के पास भागने लगे। बॉस, आप ठीक हैं? गोली अपनी नाक और पैर रगड़ते हुए उठने की कोशिश कर रहा था। उसने सूर्य और देव की तरफ देखा, लेकिन उसका गुस्सा अब शर्म में बदल चुका था। तुम दोनों, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है, उसने दांत पीस कर कहा।
देव ने हाथ हिलाकर बोला, अरे गोली, इतना टेंशन क्यों? तुम्हें हर जगह के कोने में गिरने के लिए और भी पत्थर मिलेंगे। सूर्य ने अपने हाथ से देव को पकड़कर बोला, चलो देव, तुमने पहले ही इनका काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। गोली को अब रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही देव और सूर्य बगीचे से निकलकर अपनी तरफ बढ़ने लगे, नैन्सी ने हंसते हुए देव की तरफ बोला, तुम दोनों काफी स्मार्ट हो। अगर तुम न होते तो ये दोनों अब तक बुली बनकर सबका मूड खराब करते रहते। देव ने अपनी कॉलर थोड़ी ऊपर करते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे स्मार्ट हूं, लेकिन थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। मेरा काम है, मैं हीरो हूं ना। सूर्य ने सिर हिलाकर बोला, चलो नैन्सी, अपना हीरो अब पागल हो रहा है। बगीचे में अब भी सैंटी और बंटी गोली को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देव और सूर्य की जीत से उसका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ था। न्यूयॉर्क में क्लारा फोन पर उस होटल की रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही थी। काफी मुश्किल से उसे वहां का नंबर मिला था। सॉरी मैम, हम अपने किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते और उस इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट बोली। क्लारा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, आई कैन गिव यू मनी। नो मैम, बात पैसों की नहीं, वो क्लाइंट ही ऐसे हैं, अगर हमने इंफॉर्मेशन लीक की तो पता नहीं हमारी मौत की इंफॉर्मेशन भी लीक नहीं होने देगा। कहते हुए वो रिसेप्शनिस्ट डर रही थी। क्लारा गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, इतना तो बता दो वो वहां है या नहीं। सॉरी आई कांट टेल यू, बोलते हुए वो कॉल कट कर देती है। क्लारा गुस्से से फोन को देखती है और फिर किसी और को कॉल कर देती है। हे क्लारा, कैसी हो? बड़े दिनों बाद कॉल किया, कहाँ थी 3 मंथ से? वो लड़की बोली। क्लारा ने कहा, हेलो एमिली, आई नीड योर हेल्प। आर यू ओके? एमिली ने पूछा। आई एम नॉट फाइन एमी, यू नो अबाउट ASR, क्लारा बोली। एमिली ने कहा, यप आई नो, तुम उसके पीछे पागल हो, मगर मैंने सुना है उसने शादी कर ली। क्लारा गुस्से से, डोंट से दिस, वो इस वक्त न्यूयॉर्क में है, डैड को पता है, इसीलिए वो मुझे उनके पास जाने नहीं दे रहे। एमिली ने कहा, अंकल ने मना किया है, तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। क्या तुम्हें पता नहीं वो कितना खतरनाक है? क्लारा बोली, आई डोंट केयर, मुझे बस मेरा ASR चाहिए। आई नीड हिम, कैसे भी कर मुझे उस होटल तक पहुंचा दो। तुम वहां जाओ और हो सके तो मुझे इंफॉर्मेशन देती रहना। एमिली डर गई थी, क्योंकि अगर ASR को इसकी भनक तक लग जाती कि कोई उस पर जासूसी कर रहा है, उसका बचना इम्पॉसिबल था। पागल मत बनो क्लारा, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। मैं ASR के हाथों मरना नहीं चाहती, एमिली ने कहा। क्लारा बोली, तुम मेरी दोस्त हो, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अगर वो इस शहर से चला गया तो मुझे कौन बताएगा? इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये पता लगाओ कि ASR किस फ्लो पर है। बदले में मेरा एक आदमी तुम्हें वहां का VIP पास देगा। तुम VIP फ्लो भी चेक कर सकती हो। क्लारा आगे बोली, अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं ऑडिशन पास करने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम एक हॉलीवुड स्टार बन जाओगी। एमिली ने इस पर थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, ओम फाइन, आई विल हेल्प यू, लेकिन अगर कोई खतरा हुआ तो तुम मुझे बचाने आओगी। क्लारा राजी हो गई, हाँ, मैं यहां से भागने की ही कोशिश कर रही हूं। एमिली ने कॉल कट कर दिया और अपना बैग पैक करने लगी। वहीं इंडिया में, कांग्रेचुलेशंस, आप बाप बनने वाले हैं। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, आरव को एक बहुत बड़ा झटका लग गया था। उसने जल्दी से कहा, मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं, उसका देवर हूं। ये सुन डॉक्टर शर्मिंदा हो गया और बोला, आई एम सॉरी आरव, मैंने गलत समझ लिया। इट्स ओके, वैसे एक सेल्फी हो सकती है, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यस श्योर। आरव मना नहीं कर पाया था, क्योंकि अश्विनी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वो काफी खुश था। जल्दी से मुझे ये न्यूज़ भैया को देनी होगी, आरव मन में बोला। सेल्फी लेने के बाद डॉक्टर बोला, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप तब उनसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। आरव फिर वहां बालकनी में आ गया। उसने जल्दी से अहान को कॉल किया, मगर अहान कॉल नहीं उठा रहा था। ये भैया का क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? उसने ऋषभ को कॉल किया, मगर ऋषभ भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। दरअसल जब आरव ने उन दोनों को कॉल किया था, तब वो दोनों उस वक्त रणविजय के ट्रैप को पार कर रहे थे। आरव को अब चिंता होने लगी थी। उसने जल्दी से राजवीर को कॉल किया। हेलो दादाजी, आरव बोला।
राजवीर बोले, हाँ बहू, कैसी है? क्या मुझे वहां आना चाहिए? आरव बोला, सब कुछ ठीक है। शी इज प्रेग्नेंट। ये सुन राजवीर खुश हो गया। सच में? हाँ। राजवीर बोले, तब तो ये गुड न्यूज अहान को देनी चाहिए। कैसे देंगे? वो तो कॉल ही नहीं उठा रहा। राजवीर चिंता में पड़ गए। तभी नज आई और बोली, उन्हें होश आ गया। राजवीर बोले, जल्दी जाओ, मेरी बात कराओ। आरव जल्दी से हॉस्पिटल रूम के अंदर गया। अश्विनी अभी बेड पर लेटकर संभलने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। आरव ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, भाभी, आप ठीक हैं? अश्विनी मुस्कुराई, हाँ आरव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आरव की मुस्कान थोड़ी बढ़ी, भाभी, आपको पता है, आप फिर से मां बनने वाली है। अश्विनी के चेहरे पर पहले एक झटका सा आया, फिर धीरे धीरे खुशी में बदल गया। सच? उसने अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहा, पिछली बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तब वो काफी खुश नहीं थी क्योंकि तब वो बच्ची थी, 18 साल की बच्ची, जिसे कुछ समझ नहीं थी और न वो शादीशुदा थी। मगर आज की खुशी उसकी अलग थी। बिल्कुल सच, डॉक्टर ने अभी कंफर्म किया, आरव बोला। मुझे अब ये न्यूज़ भैया को देनी है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। शायद बिजी होंगे। ये बात किसी और को मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। अश्विनी मुस्कुराकर बोली। तभी राजवीर की आवाज आई। अरे दादाजी का कॉल है? अश्विनी ने पूछा। आरव बोला, लो बात करो। अश्विनी राजवीर से बात करती है। वो काफी खुश थी। ठीक है बेटा, मैं घर में सबसे बोल दूंगा। अहान को न बताएं। राजवीर बोले। तभी नर्स फिर रूम में आई और बोली, मैडम, आपको अभी थोड़ा और रेस्ट करना होगा। पेशेंट को डिस्टर्बेंस मत देना। आरव ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं अभी बाहर चला जाता हूं। अश्विनी उसके जाने से पहले धीरे से बोली, आरव, अगर अहान का फोन लगे तो उनसे कहना कि वो जल्दी आए, उनसे मिलने का मन हो रहा है। आरव ने उसकी बात को दिल पर लेते हुए कहा, बिल्कुल भाभी। न्यूयॉर्क में एमिली अब होटल के अंदर घुस चुकी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वीआईपी फ्लो तक जाने के लिए उसने क्लारा का दिया हुआ पास यूज किया। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ एक शक भरी नजर से देखा, लेकिन पास देखकर कुछ नहीं बोला। मिस, वीआईपी फ्लो का लिफ्ट आपको उस कॉर्नर से मिलेगा, रिसेप्शनिस्ट बोला। एमिली ने जोर से सांस अंदर लेते हुए थैंक यू कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। उसका मन अंदर ही अंदर डर रहा था। ये क्लारा मुझे किस मुसीबत में फंसा रही है? अगर एएसआर को पता चल गया तो मेरी जिंदगी खत्म। लिफ्ट में चढ़ते ही उसने क्लारा को फोन लगाया। क्लारा, मैं अंदर पहुंच चुकी हूं, लेकिन अगर ये एएसआर मुझे पकड़ लेगा तो मुझे अपनी लाश के लिए तैयार रहना होगा। क्लारा ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, रिलैक्स एमिली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस ध्यान से काम करो। मुझे बस इतना पता लगाना है कि वो कौन से रूम में है। लिफ्ट वीआईपी फ्लो पर रुक गई। एमिली धीरे से बाहर आए। पूरे फ्लो पर ईरी साइलेंस था। जमीन पर एक थिक कारपेट बिछा हुआ था, जिससे चलने की आवाज भी नहीं होती थी। तभी उसकी नजर एक बॉडीगार्ड पर पड़ी, जो एक पार्टिकुलर रूम के बाहर खड़ा था। उसका कद और उसकी शक्तिशाली पर्सनैलिटी देखकर एमिली के पैर थोड़े थरथराने लगे। ये तो जरूर एएसआर का रूम होगा, उसने मन में सोचा। क्लारा ने फोन पर पूछा, क्या तुम्हें पता लग गया वो किस रूम में है? एमिली धीरे से बोली, लगता तो है, मगर मैं कंफर्म कैसे करूं? तभी उस बॉडीगार्ड ने एमिली की तरफ देखा और उसकी आंखों में शक हुआ। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने कड़क आवाज में पूछा। एमिली एकदम से घबरा गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोली, मुझे वीआईपी फ्लो का एक्सपीरियंस लेना था। मैं बस यहाँ के अरेंजमेंट्स देख रही हूँ। बॉडीगार्ड ने गुस्से भरी नजर से उससे दूर हटने का सिग्नल दिया। यहाँ अननेसेसरी लोगों को आने की परमिशन नहीं है, प्लीज लीव। एमिली ने फिर तुरंत लिफ्ट के तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल देख रहा था कि उसने एएसआर के गुस्से का डर क्यों इग्नोर किया। क्लारा का फोन अब भी लाइन पर था, लेकिन एमिली ने बिना जवाब दिए कॉल कट कर दिया और लिफ्ट में चढ़कर नीचे आ गई। अहान ऋषभ के साथ वहां आ गया। तभी उसका गार्ड वहां आया और बोलने लगा, सर, एक लड़की यहां आई थी, बोल रही थी कि वो बस वीआईपी फ्लो को एक्सप्लोर करने आई है। ऋषभ ये सुनकर भौहें सिकोड़ लेता है और कहता है, कहीं सर ये रणविजय का ट्रैप तो नहीं? अहान की नजरें सर्द हो गई थीं। उसने ऋषभ से कहा, कीप आइज ऑन हर। ओके बॉस। अहान तभी देखता है कि उसके फोन में आरव की मिस्ड कॉल्स थीं।
वो कॉल पिक करता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ से आरव की आवाज आए, हेलो भाई, कैसे हैं आप? लेकिन अहान ने उससे सवाल करते हुए कहा, तुमने इतनी कॉल्स क्यों की, क्या कुछ हुआ है? आरव ठंडी सांस लेकर बोलता है, वो बस आपकी फिक्र हो रही थी। आई एम गुड, वो कैसी है? आरव की आंखें बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आया कि वो अहान को बताए या नहीं, मगर तभी उसे याद आया कि उसने अश्विनी से प्रॉमिस किया था। अहान उसके साइलेंस को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अहान ने सर्द आवाज में कहा। आरव बोला, न नहीं भाईया, वो तो भाभी से बात करवा रहा था। ये लो, बात करो। तभी नज वहां आई और बोली, आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है मैम, अब आप घर जा सकती हैं। जैसे ही उस नज ने ये कहा, अहान की पकड़ फोन पर कस गई। वहीं आरव और अश्विनी डर की वजह से कांपने लगे थे। नज अकवर्ड होकर बोली, आप लोग ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आरव पसीना पोंछते हुए बोला, आप बाहर जाइए, हम बाद में बात करेंगे। नज वहां से चली गई। अहान गुस्से से अपना हाथ वॉल पर मारते हुए बोला, क्या हुआ है अश्विनी को? आरव, अब तुम भी मुझसे बातें छुपाने लगे? आरव डर गया। उसने जल्दी से फोन अश्विनी को दे दिया। हाँ हेलो अहान। अश्विनी की आवाज सुन अहान थोड़ा रिलैक्स हुआ। क्या तुम ठीक हो? हॉस्पिटल क्यों आए हो? अहान ने सख्त आवाज में पूछा। किसी ने अटैक किया है क्या? अश्विनी जल्दी से बोली, नहीं हबी, वो मैं आज शॉपिंग पर गई थी, तभी मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी। कुछ लोग उसे छेड़ रहे थे। मैं वहां गई, तभी किसी शूटर ने उसे गोली मार दी। शायद वो हमारा कोई दुश्मन था। उसने आगे कहा, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाने वाली थी, मगर उन्होंने बीच में ही दम तोड़ दिया और मैं तब बेहोश हो गई। मेरी आंखें खुली तो आरव मेरे सामने था और मैं हॉस्पिटल में। अश्विनी ने एक ही सांस में सब बोल दिया था। अहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, गार्ड्स है ना साथ में? हाँ, तुम और आरव उनके साथ जाना। अहान बोला। अश्विनी ने कहा, ओके। वैसे कैसे हो तुम, कब आ रहे हो? 2 दिन बाद आने वाला था, मगर जिस काम के लिए आया था वो अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं कल वापस आ जाऊंगा। जैसे ही अहान ने ये कहा, अश्विनी के होठों पर स्माइल आ गई। आई एम वेटिंग फॉर यू, अश्विनी ने कहा। अहान के होठों पर भी स्माइल आ गई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसे भी अब अश्विनी की याद आ रही थी। रात का वक्त था। अश्विनी अपने रूम के बेड पर बैठी थी और देव और सूर्य उसके पास खड़े थे। उनके चेहरे पर क्यूरियस एक्सप्रेशंस थे। अश्विनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो उन्हें और भी क्यूरियस कर रही थी। हेई भी तभी वहां आ गया और वो अश्विनी के पेट को स्मेल कर वूफ वूफ कर रहा था। सूर्य ये देखकर आंखें बड़ी करते हुए बोला, वॉट हैपन हेई? हेई वूफ वूफ कर रहा था। अश्विनी को पता था कि जानवर सेंस कर लेते हैं कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं, खासकर एक डॉग। उसने प्यार से हेई के सिर पर हाथ फेरा। मम्मा, क्या आपका पेट खराब है? देव ने कहा। अश्विनी बोली, नहीं बाबू। तो फिर हेई बॉय क्यों बोल रहा है और आप बार बार पेट पर हाथ क्यों फेर रही हैं? देव ने कहा। सूर्य ने अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहा, मॉम, क्या आप कुछ बोलने वाली हैं या हम ऐसे ही गेसिंग गेम खेलते रहेंगे? देव बीच में टपक पड़ा, हाँ मम्मा, मुझे तो लगता है कि आपने हमारे लिए कोई गिफ्ट लिया है। अश्विनी हंसने लगी, नहीं, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज़ है। दोनों एक साथ एक्साइटेड हो गए, क्या गुड न्यूज़ मॉम? अश्विनी ने प्यार से उन दोनों के हाथ पकड़ के कहा, तुम दोनों बड़े भाई बनने वाले हो। घर में एक नया मेंबर आने वाला है। एकदम से दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। देव एक्साइटमेंट से बेड पे जंप करने लगा। वाओ, मतलब मैं भी अब किसी का बड़े भाई बनने वाला हूँ। सूर्य बोला, ओह है, इसलिए वो कर रहा था। है अश्विनी की बेलनी को चाटने लगा था मानो वो बेबी से मिलना चाहता हो। सूर्य खुश होते हुए बोला, लेकिन बेबी बॉय आएगा या बेबी गर्ल? देव खुशी से उछलते हुए बोला, हाँ मम्मा, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। मैं उसका सबसे प्यारा भाई बनूंगा। सूर्य उसे घूरते हुए बोला, तुम और प्यारा? बेबी तुझे पसंद करेगा भी या नहीं, ये सोच। देव ने उसका हाथ हटाकर गुस्से से कहा, भाई तुम हमेशा मुझे छोटा समझते हो, देख लेना, बेबी सिर्फ मुझे पसंद करेगा। अश्विनी दोनों की बातें सुनकर हंसी रोक नहीं पाए। देव फिर बोला, मम्मा, ये गुड न्यूज़ मैं डैडी को बताऊंगा। अश्विनी ने एकदम उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोला, नहीं देव, ये सरप्राइज है। डैडी को अभी बताना मना है, हम उन्हें खुद बताएंगे।
देव ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर देती हो। सूर्य फिर से बोल पड़ा, मॉम एक काम करते हैं, बेबी बॉय हो तो मुझे उसका मेंटर बनाएगा, और अगर बेबी गर्ल हुई तो देव का डायपर चेंज करने वाला हेल्पर। देव ने नाराजगी से कहा, मम्मा देखा, ये मुझे फिर से छोटा बना रहा है। अश्विनी दोनों को अपने पास बिठा के बोली, तुम दोनों मुझे इतनी हंसी दिलाते हो कि लगता है तुम दोनों के अलावा किसी और की जरूरत ही नहीं। दोनों बच्चे अश्विनी को प्यार से हग करते हैं और उनके चेहरे पर नए सदस्य के आने की एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ एक अंधेरा और बड़ा सा कमरा था। वहां सामने बोर्ड पर एक स्कूल का मैप था और वहां कई पिन्स चुभी हुई थी। दूसरी दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन पर उस स्कूल का मैप शो हो रहा था। वहां मास्क पहने कुछ लोग खड़े थे और गंभीर चर्चा कर रहे थे। हमने लोकेशन को चुन लिया है, ये मुंबई का सबसे फेमस स्कूल है। अगर हम बच्चों को टारगेट बनाएंगे तो गवर्नमेंट डर की वजह से हमारी डिमांड्स पूरी करेगी। तो फिर ठीक है, हम मुंबई के इसी स्कूल को अपना टारगेट बनाएंगे, टीम लीडर ने ईविल हंसी हंसते हुए कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लासरूम का माहौल हमेशा की तरह शोर शराबे से भरा हुआ था। बच्चे अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन एकदम से क्लास की टीचर मिसेस शर्मा अंदर आई और पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। उनका रूप हमेशा ही कड़क होता था और उनकी एक तेज नजर से ही बच्चे चुप हो जाते थे। गुड मॉर्निंग क्लास, मिसेस शर्मा की आवाज गुनगुनी लेकिन एक अथॉरिटी के साथ थी। गुड मॉर्निंग मैम, पूरी क्लास एक सुर में बोली। मिसेस शर्मा अपने रजिस्टर को पलटने लगी और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, कल एक पेरेंट टीचर मीटिंग है, आप सबके पेरेंट्स को आना होगा। ये मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी। क्लास के कुछ बच्चे तो सीरियस हो गए, लेकिन देव और सूर्या एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान करने लगे। देव विस्पर करते हुए बोला, अब घर पे मम्मा मेरी क्लास लगेगी। सूर्य भी धीरे से बोला, और तुम्हारी मैथ्स की टेस्ट की रिपोर्ट भी उन्हें मिलेगी। भाई बचा लीजिए मुझे, देव ऑलमोस्ट रोते हुए बोला। तभी गोली अपने ग्रुप के साथ एक सीट पीछे से बोला, देव, सूर्या, कल तुम्हारे मम्मी पापा को बुलवाओ ना, मैं उन्हें बताऊंगा तुम क्लास में क्या नाटक करते हो। देव ने सीधा पलटकर जवाब दिया, हाँ, और मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा कि तुम लंच ब्रेक में 4 प्लेट समोसे खाते हो। आखिर उनका बजट कैसे मैनेज होता है। क्लास के बच्चे जोर से हंसने लगे। गोली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। मिसेस शर्मा ने टेबल पर मार्कर का ढक्कन जोर से मारा। साइलेंस, गोली, अगर तुम्हारे पेरेंट्स आए तो मैं उनसे तुम्हारी कंप्लेंट्स जरूर करूंगी। गोली ने सीधा होकर बैठने की कोशिश की, लेकिन देव की मुस्कान अब भी उसे चिढ़ा रही थी। क्लास के बीच सूर्या धीरे से बोला, कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा। मिसेस शर्मा रजिस्टर को बंद करते हुए बोली, ये मीटिंग बहुत जरूरी है और सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अटेंडेंस देना होगा। कल आप सब अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। अब क्लास डिसमिस्ड। बेल बजते ही बच्चे क्लासरूम से बाहर भाग गए, लेकिन देव और सूर्या अभी भी अपनी मिचीवियस प्लानिंग में व्यस्त थे कि कैसे गोली को कल के दिन और ज्यादा तंग किया जा सके। अगली सुबह सूर्य और देव नाश्ते की मेज पर बैठे हुए थे। अश्विनी उनके लिए पराठे लेकर आए। सूर्य ने अपनी किताबें उठाते हुए कहा, मॉम आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आपको आना होगा। देव ने ये सुनते ही तुरंत बीच में टपकते हुए कहा, नहीं मम्मा, मैंने सुना है कि स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो सकता है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अश्विनी ने एक पल के लिए देव की तरफ देखा, फिर गुस्से से उसकी कान खींचते हुए बोली, देव, ये बहाने बनाने की कोशिश मत करो। मैं स्कूल जाऊंगी और टीचर से तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बात करूंगी। सूर्य ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। उसने मस्ती भरे अंदाज में कहा, मॉम, ये हमेशा ऐसे ही बहाने बनाता है। देव ने गुस्से से सूर्य को घूरते हुए कहा, भाई, तुम चुप रहो, एक दिन तुम्हारी भी वोट लगाऊंगा हो। अश्विनी ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, मैं देखती हूँ कौन बहाने बनाता है और कौन सच्चाई बताता है। कुछ देर बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग का माहौल था। क्लासरूम में मिसेस वर्मा सभी पेरेंट्स से बात कर रही थी। जैसे ही अश्विनी, देव और सूर्य क्लास में आए, मिसेस वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके हस्बैंड नहीं आए क्या? वो हमेशा बिजनेस सिलसिले में ही बिजी रहते हैं। सूर्य ने बिना झिझक जवाब दिया, जी, वो न्यूयॉर्क गए हुए हैं बिजनेस के सिलसिले में। अश्विनी ने मिसेस वर्मा को गुस्से से देखा, जैसे उनकी बातों को चुप रहने का इशारा कर रही हो। वर्मा थोड़ा असहज महसूस करने लगी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे हबी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। क्या ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग है या मेरी फैमिली हिस्ट्री जानने का सेशन? अश्विनी की आवाज ठंडी लेकिन तीखी थी। मिसेस वर्मा ने अचकचाते हुए कहा, न नहीं, मैं तो बस। देव तुरंत अपनी मॉम का साथ देते हुए बोला, हाँ मैम, मम्मा को गुस्सा मत दिलाइए। पिछली बार एक लड़की मेरे पापा को हक करने की कोशिश कर रही थी। मम्मा ने उसे गुस्से में देख लिया और पापा से गन लेकर उसे उड़ा दिया था। ये सुनते ही मिसेस वर्मा का चेहरा डर से सफेद हो गया। वहीं अश्विनी सोचने लगी ऐसा कब हुआ, मगर वो खुश थी। सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मॉम को मत छेड़िए टीचर, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहर तभी गोलियों ओए चलने की आवाज आई। अचानक स्कूल का अलार्म बजने लगा। पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई। किसी ने चिल्लाते हुए कहा, स्कूल को टेररिस्ट्स ने हाईजैक कर लिया है। ये सभी बच्चे अपने पर्यटन्स के साथ डर के मारे अपने डेस्क के नीचे छिप गए। अश्विनी ने देव और सूर्या को अपने करीब खींच लिया। स्कूल के अंदर पूरा माहौल काफी इंटेंस हो गया था। अलार्म्स की आवाज, चिल्लाते हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स का घबराहट से भागना, ये सब कुछ फास्ट पेस्ड हो रहा था। अश्विनी ने अपने दोनों बच्चों देव और सूर्य को अपने पास खींच लिया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने अपनी मां को अपनी ताकत बना लिया था। स्टे क्लोज टू मी, अश्विनी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, पर अपनी आवाज में एक मजबूती थी। देव और सूर्य अश्विनी के पास चिपके हुए थे। मम्मा ये क्या हो रहा है? देव ने डर से पूछा, उसका चेहरा पील पड़ा था। सूर्य अभी भी शांत था लेकिन परेशान लग रहा था। अश्विनी ने उन्हें एक घेरा बनाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, बस शांति रखो, मैं हूं ना। तभी टीचर मिसेस वर्मा घबराहट में भागती हुई उनके पास आए। आप दोनों जल्दी से नीचे छुप जाइए, स्कूल के अंदर कोई आया है। उसकी आवाज भी काफी डर से भरी हुई थी। सडनली एक जोर का धमाका सुना गया और हर जगह एक चीख पुकार मच गई। सभी बच्चे अपने डेस्क्स के नीचे छुप गए और अश्विनी अपने बच्चों को अपनी बाहों में बांधकर उन्हें अपने पास ले आए। देव, सच में तेरी बात सही हो गई, सूर्य ने कहा। देव भी अब बिल्कुल घबराया हुआ था। मैंने पहले ही कहा था छुट्टी मार लेते हैं मम्मा, हमें यहां से निकलना होगा। अश्विनी ने अपने फोन से तुरंत कॉल किया। हेलो आरव। क्या हुआ भाभी? आरव ने पूछा। तभी गोली चलने की आवाज आई और आरव जोर से चिल्लाया। दूसरी तरफ सत्विक न्यूज के हेडलाइन में स्कूल का नाम था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वही स्कूल जहां उसके भांजे पढ़ रहे थे। सत्विक न्यूज रिपोर्टर को देख रहा था जो बोल रही थी, ब्रेकिंग, आतंकवादियों ने मुंबई के एक स्कूल को हाईजैक कर लिया है, जिसमें छात्र और फैकल्टी मेंबर्स फंसे हुए हैं। पुलिस और सीबीआई ने घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से बात करके बंधकों को आजाद करने की कोशिश की जा रही है। यह न्यूज देव, आरव और रथोड़ के चेहरे पर घबराहट से बदल गई थी। हे राम, हमारे साथ ही क्यों ये मनहूसियत आती है? कुछ करो राजवीर, हमारे बच्चों को कुछ भी होने नहीं देना है, शकुंतला रोते हुए बोली। राजवीर ने आरव से कहा, आरव जल्दी से आहान से पूछो वो अभी तक इंडिया आया या नहीं। स्कूल के अंदर आतंकवादियों की टीम जो स्कूल के अंदर थी, उन्होंने स्टूडेंट्स को होस्टेज बना लिया था। उनका लीडर, जो एक लंबा और मसल्स वाला आदमी था, अपने दूसरे टीम मेंबर्स के साथ क्लासरूम के अंदर था। उसने गन को स्टूडेंट्स के ऊपर पॉइंट किया हुआ था। उन्होंने सबके मोबाइल भी छीन लिए थे। गोली की सेंसी बटते सभी डरे हुए अपनी अपनी मां के पल्ली में छिपे हुए थे। सब चुप रहो, अगर कोई भी हिलने की कोशिश करेगा तो मैं मार दूंगा, उसने गुस्से में कहा। उनके सामने बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अश्विनी ने अपने बच्चों को अपने पास बांध रखा। बस चुप रहो, कुछ नहीं होगा, अश्विनी ने अपने दोनों बच्चों को धीरे से कहा, लेकिन उनका चेहरा काफी घबराया हुआ था। मॉम, वो लोग क्या चाहते हैं? सूर्य ने धीरे से पूछा। अश्विनी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, वो सिर्फ बच्चों को डराते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तभी एक आतंकवादी उनकी तरफ बढ़ने लगा। देव, सूर्य उसके पैर देख घबरा गए। वहीं अश्विनी ने मुंह बंद कर लिया। तभी वो गन उनकी तरफ पॉइंट करता है। स्कूल के अंदर का माहौल अब और भी इंटेंस हो गया था। आतंकवादियों ने पूरी स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया था और उनकी उपस्थिति काफी घातक थी। हर जगह कांपने की आवाज थी। सभी बच्चे अपने डेस्क के नीचे छुप गए थे, अपनी जान बचाने के लिए। अश्विनी अपने बच्चों, देव और सूर्या, को अपने आसपास बांधकर रख रही थी। उनके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश की।
तभी एक आतंकवादी उनकी तरफ बढ़ने लगा, अपनी लंबी काली गन को उनके ऊपर पॉइंट करता हुआ। अश्विनी का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए अपने दोनों बच्चों को अपने पास खींच लिया। चुप रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अश्विनी ने अपनी आवाज में मजबूती दिखाते हुए कहा। लेकिन आतंकवादी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया और एकदम से अश्विनी के बाल पकड़ लिए। वो उन्हें अपने साथ खींच रहा था। देव और सूर्या का चेहरा डर से काला हो गया। उन्होंने अपनी मां को बचाने के लिए कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मां ने उन्हें रोक दिया। देव, सूर्या, भागो, तुम दोनों जान से प्यारे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अश्विनी ने अपने दोनों बच्चों को हमेशा की तरह प्यार से समझाया, लेकिन उनका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। देव रो रहा था, अपनी मां को बचाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अश्विनी ने सूर्या से कहा, सूर्या, तू देव को लेकर भाग, मैंने तुम दोनों को एक साथ जीवित देखा है, मैं यहां हूं, तुम दोनों अपनी जान बचाओ। सूर्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपनी मां की बात सुनी और अपने भाई को खींचकर भाग गया। दोनों बच्चे वहां से भाग गए, अपनी मां को छोड़कर। उनका दिल भारी हुआ था, पर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो कदम उठाया। स्कूल के अंदर का माहौल और भी खतरनाक हो गया था। टीचर्स, पेरेंट्स ऑडिटोरियम में डर के मारे बैठे हुए थे। अश्विनी को आतंकवादी ने अपने साथ खींचकर कुछ दूर ले गया। देव सूर्या ऊपर वाले फ्लोर पर आए जहां सैंटी, बंटी, गोवी, तान्या छिपे हुए थे। वहां नैन्सी और नैना भी थे। नैनी, नैना तुम ठीक हो? सूर्या ने कहा। नैन्सी रोते हुए बोली, हमें बहुत डर लग रहा है। गोली रोते हुए बोला, वो लोग मेरी मां को पकड़ कर ले गए। देव रोते हुए बोला, मेरी मम्मा को भी, हम सब मम्मा यार, नैना ने कहा। तान्या सूर्या के पास जाकर रोते हुए बोली, अब हम दुश्मन हैं, मगर हमें हमारे पेरेंट्स को बचाना होगा, कुछ करो सूर्या। सूर्या अब टेंशन में आ गया था। तभी उसे नीचे फोन पड़ा हुआ मिला जो कि किसी टीचर का था और गिर गया था। सूर्या ने फोन पिक किया और कहा, वेट, मैं डैड को कॉल करता हूं। देव को उम्मीद दिखी और वो बोला, डैडी हमें बचाने आएंगे, पर कैसे, वो तो न्यूयॉर्क में है ना। सूर्या बोला, अब तक शायद आ गए होंगे। लकीली फोन में कोई पासवर्ड नहीं डाला था। सूर्या जल्दी से अहान को कॉल करता है। दूसरी तरफ अहान इस वक्त अपने प्राइवेट जेट से नीचे उतर रहा था। उसने अपना ब्लैक बिजनेस सूट पहना था और आंखों पर शेड्स लगाए थे। उसके बॉडीगार्ड्स इधर उधर खड़े थे, गन्स के साथ, हर सिचुएशन के लिए तैयार। उसका असिस्टेंट ऋषभ उसके साथ था। अहान को अजीब वाइब आ रही थी, लेकिन वो हमेशा की तरह अपने काम पर फोकस्ड था। तभी उसके फोन की रिंग हुई और उसने देखा एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देख उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। हेलो। अहान की आवाज थोड़ी ठंडी थी, लेकिन अंदर से उसने सोचा, ये कॉल कहां से आ रहा है। हे हेलो डैड, सूर्या बोला। अहान उसकी आवाज को सुन समझ गया, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। हेलो सूर्या, कहाँ हो तुम और इतने घबराए हुए क्यों हो? आतंकवादियों ने हमारे स्कूल को हाईजैक कर लिया है, मम्मा भी यहाँ है, हम छुपे हुए हैं, वो लोग मम्मा को ऑडिटोरियम में ले गए। ये सुन अहान के एक्सप्रेशन सर्द हो गए थे और मुठियां आपस में कस गई थीं। तुम लोग सेफ जगह पर छुपे रहो, मैं आ रहा हूं, अहान बोला। डैड आ रहे हैं, सूर्या उन सब से बोला। तभी कदमों की कुछ आहट बाहर आई, जिसे सुन वो सब चुप हो गए और छिप गए। ऋषभ ने चिंतित होते हुए पूछा, सिर्फ कुछ प्रॉब्लम है? तभी आरव का फोन आया। अहान बोला, वे हाईजैक्ट हैं। ये सुन ऋषभ की आंखें बड़ी हो गईं। काल भैरव तो मारा गया है, तो फिर ये कौन है? पता नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, अहान गुस्से से बोला। स्कूल के अंदर की जंग। सीबीआई हेडक्वार्टर के एक टेम्पररी वार रूम में एक टेबल पर मैप्स, स्कूल की ब्लूप्रिंट्स और टैक्टिकल गियर फैला हुआ था। अहान के आसपास सीबीआई अफसर, पुलिस और सात्विक और एक ट्रेंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था, जमा हुए थे। हर कोई अहान के एक्सप्रेशंस का इंतजार कर रहा था। अहान ने अपनी सनग्लासेस उतारी और उनका गुस्से भरा चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। ऋषभ ने सिचुएशन का एक क्विक ब्रीफिंग दिया। सर, अटैकर्स कम से कम 15 हैं और वो हाई-टेक वेपन्स के साथ है। होस्टेजेस में ज्यादातर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कुछ टीचर्स हैं। काल भैरव के गैंग के एलिमिनेशन के बाद ये एक नए ग्रुप का काम लगता है। अहान ने एक शार्प टोन में कहा, ये नए लोग कौन हैं और उनका टारगेट क्या है? सात्विक आगे बढ़ा, इनका प्राइमरी मोटिव अभी अनक्लियर है, टाइम कम है। अगर हमें उन्हें सेफ निकालना है तो कोऑर्डिनेटेड अटैक जरूरी है।
आहान ने एक मैप पर उंगली रखी और शांतिपूर्वक कहा, मैं अंदर जा रहा हूं। एक सीबीआई अफसर शौक में बोल उठा, सर, ये इम्पॉसिबल है। अटैकर्स के पास स्टूडेंट्स हैं। अगर उन्होंने होस्टेज को नुकसान पहुंचाया तो। आहान की आंखों में एक कोल्ड रेज था। मैं नेगोशिएट करने नहीं जा रहा। मुझे एक अटैकर का लोकेशन चाहिए। उसकी आवाज में इतनी अथॉरिटी थी कि कमरे में साइलेंस छा गया। सात्विक ने मैप पर एक स्पेसिफिक एरिया पॉइंट किया। ये स्कूल के वैन सिस्टम है। उनसे अंदर घुसना पॉसिबल है, लेकिन रिस्की है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो कमांडो गियर में जाना होगा। मैं कवर फायर प्रोवाइड करूंगा। आहान ने एक कोल्ड स्माइल दी। तुम मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तभी आरव वहां आया और आहान से बोला, भाई आपको कुछ बताना था। आहान उसके एक्सप्रेशंस देख समझ गया कुछ और भी राज था जो उससे छुपाया जा रहा था। क्या? आहान ने पूछा। आरव बोला, वो प्रेग्नेंट थी। जैसे ही आरव ने ये कहा, आहान की मुठियां आपस में कस गई थीं। आरव गिल्ट से उसे देख रहा था। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आहान गुस्से से बोला। सॉरी, भाभी ने ही मना किया था, आरव बोला। आहान ठंडी सांस लेता है, अब उसे 3 नहीं 4 की बचाना था। स्कूल के अंदर ऑडिटोरियम के एक कोने में अश्विनी छुपकर अपने दोस्तों को देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी। एक आतंकवादी उसके सामने चल रहा था, अपनी गन को चेक करते हुए। अश्विनी ने एक लम्हा देखा और डर के ऊपर अपनी हिम्मत को प्रायोरिटी दी। एक नज़र इधर उधर डालने के बाद उसने अपने हैंड्स का यूज करते हुए टेररिस्ट के पैर पर जोर से लात मारी। टेररिस्ट गिर गया और अश्विनी ने तुरंत उसके हाथ से गन खींच ली। उसने पहली बार एक गन अपने हाथों में उठाई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक स्पार्क था। तुम लोगों ने गलत मॉम को छेड़ दिया है, अश्विनी ने अपने आप से कहा और दरवाजे की तरफ भाग गई। उसका मिशन क्लियर था, अपने बच्चों और स्टूडेंट्स को बचाना। पुलिस और सीबीआई की टीमें, जो अब स्कूल के आसपास पहुंच चुकी थीं, अपने ऑपरेशन के लिए रेडी हो गई थी। आसान नहीं था, लेकिन जब भी आहान जैसा कोई इंसान एक्शन में हो, सब कुछ बहुत जल्दी होता है। सीबीआई एजेंट्स भी इन्वॉल्व हो चुके थे और उनका प्लान था कि बिल्डिंग को सकल करके अंदर घुसा जाए। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे बिना किसी कैजुअल्टी के टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। तभी एक लाउड साउंड आता है। पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से सील कर दिया था और उन्होंने टेररिस्ट्स के मूवमेंट्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। ये देख एक टेररिस्ट रेडियो में खतरनाक आवाज में बोला, ये सब करके तुम इन मासूमों की जान को खतरे में डाल रहे हो। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो तुम लोगों को हमारी डिमांड्स को पूरा करना होगा। ये सुन एक पुलिस ऑफिसर रेडियो में बोला, तुम्हारी जो भी डिमांड है हमें बताओ, हम वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, बस इन बच्चों को छोड़ दो। ये सुन वो ईविल की तरह हंसा और बोला, तुम समझते हो कि नेगोशिएशन से कुछ होगा? हमारी डिमांड सिंपल है, 600 करोड़ कैश और एक एस्केप हेलीकॉप्टर और कश्मीर के साइड वाली लैंड हमें पाकिस्तान के नाम चाहिए अगले 2 घंटे के अंदर। अगर 1 सेकंड भी लेट हुए तो एक होस्टेज को मार दिया जाएगा। सीबीआई वार रूम। आहान, जो कमांडो गियर पहने चुका था, कामली बोला, मुझे ये डिमांड सुननी भी नहीं थी, बस मुझे उनका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। ऋषभ, कोऑर्डिनेट्स। ऋषभ ने जल्दी से टेररिस्ट मूवमेंट्स ट्रैक करते हुए कहा, सिर, ऑडिटोरियम के नॉर्थ साइड ज्यादा हेवीली आर्म्ड है और प्ले एरिया में कुछ अटैकर्स पोजीशन किए हुए हैं। होस्टेजेस मेनली ऑडिटोरियम और क्लासरूम्स में है। सत्विक ने मैप पर सिग्नल करते हुए कहा, आहान, तुम वैन सिस्टम से जा सकते हो। वहां से ऑडिटोरियम का एक हिडन एंट्री मिलेगा। अगर टाइमिंग परफेक्ट हुई तो अटैकर्स को सरप्राइज कर सकते हो। आहान के चेहरे पर एक डेंजरस कूलनेस थी। मैं जा रहा हूं, तुम लोग बैकअप रेडी रखना। एक भी बुलेट होस्टेजेस तक नहीं पहुंचना चाहिए। सत्विक ने कहा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? आहान ने अपने ग्लव्स एडजस्ट करते हुए ठंडे लेकिन दिलेर शब्दों में कहा, तब तुम्हें वहां किसी टेररिस्ट के जिंदा होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। स्कूल के अंदर अश्विनी, जो अब एक गन के साथ और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, क्वाइटली ऑडिटोरियम के कॉर्नर से मूव करते हुए अंदर आई और एक और टेररिस्ट के पीछे पहुंच गई। उसने अपनी गन उसकी गर्दन पर लगाई और कोल्डली कहा, हिलो मत, वरना ये तुम्हारी आखिरी सांस होगी। टेररिस्ट शॉक्ड था, लेकिन उसने रेसिस्ट करने की कोशिश की। अश्विनी ने नाइफ निकाला जो सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपने पास रखती थी। वो उसकी गर्दन में मारकर उसे नीचे गिरा दिया। एक टेररिस्ट ने उसे ऐसा करते देख लिया। तभी एक और टेररिस्ट ने अश्विनी को देख लिया और चिल्ला कर बोला, वो छुप नहीं सकती, पकड़ो उसे।
अश्विनी ने अपने रिफ्लेक्सेस पर भरोसा करते हुए तुरंत एक और कॉर्नर में कवर ले लिया। एक इंटेंस गनफायर एक्सचेंज हुआ, लेकिन अश्विनी का डिटर्मिनेशन उसे स्टेडी रखे हुए था। एक लम्हे के लिए उसका ध्यान अपने बच्चों पर गया। देव, सूर्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने अंदर ही अंदर सोचा। क्लासरूम में छुपे हुए देव, सूर्या, नैन्सी, तान्या, गोली, बंटी, सैंटी एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। उनकी आंखों में डर और परेशानी थी, लेकिन उनके अंदर एक छुपी हुई हिम्मत भी थी। जहां एक तरफ उनकी जान खतरे में थी, वहां दूसरी तरफ उनके लिए उनकी मॉम अश्विनी का सोचना सबसे जरूरी था। सडनली क्लासरूम के दरवाजे पर एक टेररिस्ट के कदमों की आवाज सुनता है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में गुस्सा और जान से मार देने की चालाकियां थीं। गोली की आंखें वाइड हो गई थीं और उसका दिल तेज धड़क रहा था। चुप रहो, तुम सब कुछ मत बोलना, तान्या ने धीरे से कहा, मगर उस टेररिस्ट ने उसकी आवाज को सुन लिया था। वो दोनों टेररिस्ट तान्या पर गन पॉइंट कर खड़े गए, जिससे बाकी बच्चे बाहर निकल आए। सूर्या गुस्से से बोला, उसे कुछ मत करना। टेररिस्ट ईविल स्माइल कर बोला, बहुत फिक्र है उस बच्ची की, लगता है पहले तेरा काम तमाम करना होगा। सडनली अश्विनी की आवाज सुनाई देती है, रुको, ये यहाँ कैसे आए? एक ने कहा। तेज आवाज में अश्विनी अपनी गन को उन पर पॉइंट करती है। उसने अपनी माँ वाली इंस्टिंक्ट से तुरंत उन दोनों पर गन का निशाना लगा दिया। वो फिर से गोली चलाती है, जल्दी से, एक के बाद एक। पहला टेररिस्ट नीचे गिरता है, दूसरा भी। देव की आंखों में एकदम से खुशी थी। देव भागकर उसके पैरों से लिपट गया। मॉम, हमारी सुपरवुमन, आप हमें बचाने आ गई। अश्विनी गन शोल्डर पर रख बोली, हाँ मेरे बच्चों, मम्मा तुम सबको कुछ नहीं होने देगी। सूर्या बोला, मॉम, डैड इंडिया आ गए हैं। उसकी बात पर अश्विनी के होठों पर स्माइल आ गई। यस, हम उन्हें जल्दी पहुंचने वाले हैं, देव ने खुशी के मारे आवाज में कहा। अश्विनी ने अपनी गन को फिर से अपने हाथ में संभाल लिया और उसने सबको कहा, चुप रहो, तुम लोग बस चुप कर रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब बच्चे अब सेफ फील कर रहे थे। उधर सीबीआई ऑपरेशन टीम और पुलिस टीम अब पूरी तरह रेडी हो चुके थे। अश्विनी के साथ वो सभी अपनी पोजीशंस को एनालाइज कर रहे थे। सीबीआई एजेंट्स के लिए ये टाइम काफी क्रिटिकल था। सडनली एक सिर्फ साइलेंट कमांड की आवाज आई, मैं अंदर जा रहा हूं। आहान, जो अब कमांडो गियर पहने हुआ था, अपने बॉडीगार्ड्स और ऋषभ के साथ स्कूल के अंदर घुसने का प्लान बना रहा था। ऋषभ ने एक लास्ट मिनट प्लान दिया, सिर, ये स्कूल के अंडरग्राउंड सेक्शंस में से आप डायरेक्ट ऑडिटोरियम में एंटर कर सकते हैं। आहान ने ठंडी लेकिन इंटेंस आंखों के साथ कहा, तुम मुझे बस एग्जैक्ट लोकेशन दे, बाकी सब मुझ पर छोड़ो। आहान ने फिर अपने टीम के साथ स्कूल के अंडरग्राउंड एरिया में घुसने का फैसला किया। वो तेजी से आगे बढ़ा और हर कदम के साथ उसके कदमों की आवाज अंधेरे सुरंगों में गूंज रही थी। सभी लोग बिल्कुल साइलेंट थे, जैसे कोई भी आवाज नहीं करना चाहता था। ऋषभ, ये लोकेशन कहां तक सेफ है? आहान ने अपने असिस्टेंट से पूछा। सर, हमने जो कोऑर्डिनेट्स ट्रैक किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको ऑडिटोरियम में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। आहान का चेहरा अब भी सीरियस था। ठीक है, तुम सब कवर फायर प्रोवाइड करना, मैं अंदर घुसकर इनको न्यूट्रलाइज करूंगा। सडनली एक लाउड नॉइस आए और सभी की आंखों की चमक बढ़ गई। उन्होंने सिग्नल्स दिया कि ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। अश्विनी बच्चों को सेफली निकालने की कोशिश कर रही होगी, तभी आतंकवादी उसे देख लेंगे। फायर, अंदर जाओ बच्चों, देव अश्विनी के पीछे छिप जाएगा। तब वो आतंकवादी उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, मगर अश्विनी फायरिंग करने लगेगी। देव अंदर क्यों नहीं गए? अश्विनी एक आतंकवादी को शूट करते हुए बोली। देव इमोशनल होकर बोला, मैं आपको छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा मॉम। अश्विनी की गोलियां खत्म हो जाएंगी और उन दोनों आतंकवादियों की भी। अश्विनी को तभी एक आतंकवादी किक करेगा। सूर्या ये देख गुस्से से बाहर निकलेगा। मॉम, देव गुस्से से अपने नन्हे हाथों से उस आतंकवादी के पैर पर मार रहा था। आतंकवादी एविल स्मिक कर देव को नीचे खिड़की से लटका देगा। सभी लोग की नजरें देख रहे थे और बाहर जो मीडिया होगी वह इसे कैप्चर करने लगेगी। दूर से ये देखेगा कमांडो ड्रेस में वो शख्स जिसकी ऑलिव ग्रीन AK गुस्से से लाल हो गई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।